एपिसोड 45 रहस्यमय दरवाजा। अब आगे कैलिफोर्निया। वो स्टूडेंट्स उस बुक को काफी दिलचस्पी से पढ़ रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। उनकी आंखें अजीब सी हो गई थी, उनकी आंखों की पुतलियां तक नहीं हिल रही थी, उनकी नजरें अपलक उस बुक पर गड़ी हुई थी और वो किसी रोबोट की तरह उस बुक में खो से गए थे। जैसे जैसे वो उस बुक को आगे पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके अंदर अजीब सी फीलिंग अपना घर करती जा रही थी, जैसे अब उनके अंदर दो पर्सनालिटी ने अपना घर कर लिया था। एक तो वो खुद थे और दूसरा वो जो उन्हें अंदर से मजबूर कर रहा था, उन्हें भड़का रहा था उस जंगल में जाकर सब कुछ जानने के लिए। उनके अंदर तलब उठ रही थी जो बुक में लिखा था उसे अपनी आंखों से देखने की। खैर, यहाँ तो ये सब कुछ चल रहा था जिससे अनजान वो लोग एक दूसरे को देख खुद में ही फैसला कर चुके थे जंगल में जाकर उस सच को जानने का। दूसरी तरफ इंडिया में अद्विक इस वक्त अपने राजस्थान के कंपनी शिवम कारपोरेशन में पहुंच चुका था। अब इस कंपनी का नाम शिवम कारपोरेशन क्यों था, ये तो सिर्फ वही जानता था। अब तक उसके घर वालों ने भी काफी बार कोशिश कर ली थी इस नाम के पीछे का राज जानने के लिए, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया। खैर, अद्विक अपनी लग्जूरियस ऑडी से बाहर निकल सीधा कंपनी के अंदर चला गया। उसके साथ बराबर में ही वीर, आरव और एकांश चल रहे थे। उन्हें चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स ने कवर कर रखा था। अद्विक अपनी ठाट बाट संभालते हुए एटीट्यूड से अपने पर्सनल लिफ्ट में चला गया। ऑफिस में मौजूद नीचे ग्राउंड फ्लोर की लड़कियां अद्विक को देखकर पागल हो गई थी। इन चंद मिनटों में उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी अद्विक का ध्यान खुद की तरफ खींचने की, लेकिन मजाल है उस बंदे ने उन्हें मुड़कर भी एक नजर देखा हो, जिससे वो लड़कियां खुद में ही कुड़ कर रह गई। अब जाहिर सी बात, एक बार अगर अद्विक एक नजर गलती से भी उन पर पड़ जाती, वो पूरे कंपनी में फेमस हो जाती। दूसरी तरफ हवेली में कियारा, जो अभी तक सोई हुई थी, इस बात से अनजान कि अद्विक वहां से ऑफिस चला गया। उसकी नींद खिड़की से आती हुई धूप की हल्की रोशनी से खुली, जो खिड़की पर लगे पर्दों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इस वजह से उसका चेहरा सोने की तरह दमक रहा था। वो आलसियों की तरह अंगड़ाई लेते हुए उठी और आसपास देख वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर कियारा ने ऑफ वाइट अनारकली सूट पहना जो फ्रंट कट था, इस वजह से उसकी नाभि साफ साफ दिख रही थी। कियारा अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। वो बाहर निकल कॉरिडोर में इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगी। अब जाहिर सी बात थी, जब वो यहाँ आई थी तब सोई हुई थी और उसके बाद वो कमरे से बाहर निकली ही नहीं थी। खाना भी अद्विक ने कमरे में ही मंगवा लिया था। अब उसे ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहा था। वो जहाँ जाती वो लगभग उसे सेम ही लग रहा था। कियारा अब तक बुरी तरह इरिटेट हो चुकी थी। अब तक वो लगभग उस कॉरिडोर का 5-6 चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन अफसोस उसे अब तक नीचे जाने का रास्ता नहीं मिला था। कियारा जितना आगे जाती जा रही थी उतना उसका दिमाग घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खो गई हो उस कॉरिडोर में। कियारा एक जगह रुक उसने सोचा कि अब वो अद्विक के आने के बाद ही उसके साथ नीचे चली जाएगी। तब तक के लिए क्यों ना वो कमरे में चली जाए। ये सोचकर कि वो कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन ये क्या, अब तो उसे वो कमरा भी नहीं मिल रहा था। अब सब कुछ बिल्कुल खाली हो चुका था। कियारा का सर चकराने लगा। अब उसे डर लगने लगा था। अभी वो कुछ और सोच पाती तभी उसकी नज़र बिल्कुल उसके सामने मौजूद उस बड़े से दरवाजे पर पड़ी, जिसके बाहर बड़ी बड़ी लोहे के चेन लगे हुए थे। उसे कम से कम 10 मजबूत तालों से लॉक किया गया था। कियारा उसे देखते ही जैसे पोजेस्ड हो गई थी। उसे जैसे होश ही नहीं था। वो बस किसी रोबोट की तरह बिना पल के झपकाए उस दरवाजे की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस हवेली से किसी और जगह पहुंच गई हो, जहां कोई उसका इंतजार सदियों से कर रहा था। कियारा बिना रुके उस दरवाजे के पास गई और जैसे ही उसने उस पर अपना हाथ रखा, अचानक से उसकी आंखें गुलाबी रंग में चमकने लगी, जो इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसे देखता तो यकीनन वो सम्मोहित हो जाता।
खैर कियारा के अंदर एक अलग ही पावर आ गया था और उसने एक झटके में उस दरवाजे पर लगे सभी तालों को तोड़ दिया और उसके ताला तोड़ते ही वो दरवाजा एक तेज स्पीड के साथ खुल गया। इसके साथ ही उसके अंदर से एक के बाद एक चमगादड़ निकलकर कियारा के आसपास मंडराने लगे। लेकिन कियारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने हाथों से ही उन्हें पकड़ा और दूर फेंकते हुए सीधा उस कमरे में एंटर हो गई। उसकी आंखें अब रोशनी करने लगी थी और देखते ही देखते कियारा पूरी तरह उस कमरे के अंदर चली गई और उसके अंदर जाते ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो जगह भी गायब हो गई। बाहर अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन आसमान पूरी तरह काले बादलों से घिरा हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी भयानक तूफान का रूप ले लेगा। दूसरी तरफ अद्विक को इसका एहसास हो गया था। वो तुरंत वीर आरव और एकांश के साथ हवेली के लिए निकल गया। उस सुनसान गुफा के अंदर मौजूद अघोरी की आंखें भी एक झटके के साथ खुल गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पुरानी इच्छा अब पूरी होने वाली थी। उसकी आंखों में एक लालच था। आखिरकार आज वो वजह हाथ लग ही गई। उसके अब कौन बचाएगा इस दुनिया को उस शैतान से जो अब अपना भयानक रूप लेने वाला है। उसे नहीं पता उसने किसकी महबूबा पर अपनी नजर डाली है। वो ऐसा है जो उसके लिए पूरी कायनात को जलाकर राख कर सकता है। अब एक बार फिर वो पूजा आरंभ होगा। उसी जंगल में उसी जगह बलियां दी जाएंगी। एक बार फिर शैतान जागेगा, खुलेगा दूसरी दुनिया का रास्ता। चलो, उसका आना जाया नहीं गया। मैंने बिल्कुल सही किया था उसे दूसरा जन्म देकर। मैं जानता था एकमात्र वही ऐसी लड़की है जो शैतान को भी अपने आगे झुकाने की ताकत रखती है। हवन कुंड के आगे ध्यान में बैठे अघोरी ने आंखें बंद कर एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर बाकी के अघोरी जो कि उसके शिष्य थे वो भी खुशी से झूम उठे। एपिसोड 46 खंडहर बटा मिस्टीरियस आदमी। अब आगे। वो अघोरी उसी कैलिफोर्निया के जंगल में मौजूद थे जहां बरसों पहले वो कांड हुआ था और एक बार फिर वही कांड खुद को दोहराने वाला था। खैर, वो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी से निकलकर सीधा अपने घर चले गए। उनका प्लान था कि वो शाम को घर पर नाइट स्टडी का बहाना बनाकर उस जंगल में जाएंगे और ठीक उन्होंने ऐसा ही किया और शाम के 6 बजे वो सभी एक जीप लेकर अपने अपने पास एक शॉर्ट गन अपनी डिफेंस के लिए रख जंगल के लिए निकल गए। हर रोज के मुकाबले आज का दिन भी हद से ज्यादा खराब था, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। उनके सर पर तो बस उस जगह को देखकर उसके बारे में जानने का भूत सवार था और इस चक्कर में उन्होंने मौसम पर कोई खास ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। उधर उनके घरवाले तो ये समझ रहे थे कि उनके बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं और सुबह होते ही वापस लौट आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात थी उनके बच्चों के साथ और इसके बाद कभी वो वापस लौट कर नहीं आएंगे। ऐसी राह पर वो निकल चुके थे। खैर, उनकी जीप लगभग 2 घंटे के सफर के बाद उस इलाके में एंटर हुई जहां से वो जंगल शुरू हो रहा था। उस इलाके में रोड के बीच में अगल बगल 2 पिलर लगे हुए थे और उनके ऊपर बड़े पोस्टर वार्निंग का साइन बना हुआ था। इसके साथ ही किसी का भी वहां से आगे जाना रेस्ट्रिक्टेड था, जिसे इग्नोर करते हुए उन लोगों ने उस इलाके से अपनी कार आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे उनकी कार आगे बढ़ रही थी वो इलाका आगे जाकर और भी भयानक और गहरा होता जा रहा था। अब जाहिर सी बात थी, जहां बरसों से कभी भी किसी इंसान के कदम ना पड़े हो वो जगह भयानक और वीरान तो होनी ही थी। लेकिन इसके बाद भी उन चिंदियों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वो लोग वैसे ही आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद ही उस जंगल के आधे रास्ते पहुंचते ही उनकी गाड़ी अपने आप बंद पड़ गई, जिससे परेशान होकर उनमें से एक लड़का नीचे उतरा और जीप के बोनट को जैसे ही खोला ये चेक करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, वैसे ही उसके अंदर से धुआं निकालने लगा, जिस वजह से वो लड़का एक झटके में पीछे हट गया। उसके पीछे हटते ही उसकी नज़र जीप के फ्यूल टैंक पर गई, जिसमें से उसका पाइप आधा टूट गया था और उसमें से अब फ्यूल निकलकर चारों तरफ फैल रहा था।
उस लड़के की नज़र जैसे ही उस पाइप पर पड़ी वो तुरंत चीखते हुए अपने बाकी के साथियों को जीप से उतरने के लिए बोलने लगा। उसकी बात समझते ही सभी हड़बड़ी में जीप से नीचे उतरे और उससे दूर भागने लगे। अभी मुश्किल से वो कुछ दूर गए थे तभी उन्हें धमाके की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जीप ब्लास्ट हो गई थी। उसके चिथड़े चारों तरफ फैले हुए थे। अगर उन्होंने वहां से हटने में जरा भी देर लगाई होती शायद आज उस जीप के साथ साथ उनके भी चिथड़े वहां मौजूद होते। जीप की हालत देखकर उन सभी के पसीने छूट गए थे। सब खुद में ही सिमटे हुए अपने अपने अंजाम के बारे में सोचकर कांप रहे थे। खैर कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और वहीं आसपास देखने लगे कि आखिर वो है कहाँ। उन्होंने खुद को यहाँ लाने पर मजबूर तो किया था लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी हिम्मत यानी उनकी जीप जो कि उन्होंने सोचा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो तुरंत जीप से निकल जाएंगे लेकिन अब तो कोई रास्ता नहीं बचा था। अब तक जो उनके अंदर हिम्मत और पैशन भरा हुआ था सब कुछ जानने का अब वो एक पल में डर में तब्दील हो गया था। अब मसला ये था कि अगर यहाँ कुछ होता भी है तो वो बाहर कैसे निकलेंगे। क्या पता किसी भूत शैतान से पहले उन्हें कोई जानवर ही मार दे। क्या पता इस जंगल में कुछ हो ही ना और उस समय किसी जानवर ने सबको मार दिया हो। वैसे भी इतने घने जंगल में कौन कौन से और कितने बड़े बड़े जानवर है इसका अंदाजा कोई थोड़ी लगा सकता है। खैर अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। रात होने को आई थी। अब उन्हें इस जंगल में सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो सभी वहां से आगे बढ़ गए। वो जैसे जैसे उस जंगल के अंदर जाते जा रहे थे वैसे वैसे वो जंगल और गहरा होता जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था वो इस जंगल में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं जहां से निकलना अब उन्हें लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। खैर उन्होंने आसपास घूमकर उस जगह को और ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो जंगल घना होता जा रहा था। अभी वो लोग कुछ ही दूर गए थे कि तभी उनकी नज़र जंगल के अंदर मौजूद एक सुनसान खंडहर टाइप हवेली पर गई जिसे देख वो सभी उस हवेली की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो हवेली की तरफ गए उन्हें उसके अंदर से किसी के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। वो लोग तुरंत दरवाजे के पास गए जो पूरी तरह से बेलों से जकड़ा हुआ था। तभी उन्हें अंधेरे में वहां से एक आदमी भागते हुए आते दिखा। उसके चेहरा बुरी तरह काटा गया था जिसमें से खून निकलकर उसके पूरे कपड़े पर फैला हुआ था। वो आदमी जैसे ही दरवाजे के पास आया उसका भयानक रूप देख सभी दोस्त डरकर 2-3 कदम पीछे हट गए। उनकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उन्हें उस आदमी की बात सुनाई दी जो उनसे मदद मांग रहा था, जिसे सुनकर किसी की हिम्मत तो नहीं हो रही थी उसके पास दरवाजे तक जाने की। लेकिन उनमें से एक लड़का जिसने वो बुक निकाली थी वो डरते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेला कर क्या रहे हैं और आपकी ये हालत किसने की? उस लड़के ने हिम्मत कर उस आदमी से पूछा। ये सब बाद में पूछना, पहले मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो वरना वो मुझे मार डालेगा। वो आदमी डर से कांपते हुए बार बार अपने पीछे देखकर बोले जा रहा था। उसकी बात सुनकर वो लड़का तुरंत वहां से अपने दोस्तों के पास गया उन्हें बताने के लिए। वो जैसे ही कुछ देर बाद अपने दोस्तों के साथ उस गेट के पास आया उसकी नज़र उस आदमी पर गई जो उसे खौफ भरी नज़रों से देख रहा था। उसके चेहरे पर बेपसी और एक दर्द था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों से ही इशारा कर रहा हो उसे पास न आने को, और देखते ही देखते वो आदमी उनके सामने ही धुएं में तब्दील हो गया। उनके आंखों के सामने ही वो गायब हो चुका था और वो कुछ नहीं कर पाए। ये नज़ारा देख उनकी हालत और खराब हो चुकी थी। डर से उनका बदन कांप रहा था। खैर दूसरी तरफ अद्विक जैसे ही हवेली पहुंचा उसकी नज़र अपनी माँ पर गई जो डरे हुए नज़रों से उसे देख रही थी। मानसा, क्या हुआ आपको? सब ठीक है? कियारा कहाँ है? अद्विक वैशाली जी के पीले पड़े चेहरे को देखकर बोला।
वैशाली जी, कुछ नहीं बेटा, कियारा अपने रूम में नहीं है हम अभी गए थे उनके रूम में, खाना का वक्त हो गया था तो हमने सोचा कि उन्हें बुला करके आए, लेकिन वो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। और अद्विक, आज आपके गैर मौजूदगी में कुछ बहुत अजीब हुआ है। हमारी हवेली में वो जगह जो पुश्तों से बंद थी, वो जगह अब वापस आजाद हो चुकी है। वैशाली डरते हुए बोली। उनकी बात सुनकर और उन्हें डरा हुआ देख अद्विक उन्हें गले लगाते हुए कंफर्ट करने की कोशिश करने लगा। अद्विक, मानसा रिलैक्स, हम हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे, हम आपको भरोसा है ना हम पर। अद्विक की बात सुनकर वैशाली जी ने अपना गर्दन हिला दिया, लेकिन अब भी उनके चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी।